हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जेपीएससी में। आज से हम लोग एक नया वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जेपीएससी पीटी का जो पेपर 1 है उससे संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आज से हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो ज्योग्राफी का सेक्शन है। ठीक है, जेपीएससी पीटी में अगर देखें तो ज्योग्राफी से आपका 10 सवाल रहेंगे। ठीक है, तो इसी से संबंधित हम लोग जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको देखेंगे। इसमें अगर देखें तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जो टॉपिक है ज्योग्राफी से संबंधित उन टॉपिक को चूज करेंगे और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी ज्योग्राफी का स्टार्ट हो रहा है, फिर हम लोग अलग जो दूसरा सब्जेक्ट है उसका भी हम लोग शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग 2 टॉपिक लिए हैं, भारत एक सामान्य परिचय एवं भारत की भूगर्भिक संरचना भारत की। तो देखिए जो जेपीएससी पीटी है उसमें क्या है, भारत का भूगोल लिखा हुआ है, जो सिलेबस है भारत का भूगोल, और उसमें जो है 3 टॉपिक है, तो उसी से हम लोग कर रहे हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। सबसे पहले पहला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर क्या होगा, 2.4%। अगर देखें जेपीएससी जो 6th जेपीएससी हुआ उसमें एक सवाल पूछा गया था कि जो भारत का रैंक कितना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 7th रैंक है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है भारत विश्व स्तर पर, तो 7th रैंक है। तो इस तरह से यहाँ पर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल कितना है भारत का, कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये 2.4% है विश्व के पूरा या फिर स्थल मंडल के क्षेत्रफल का, भारत का जो है 2.4% है। और रैंक कितना, 7th रैंक है, जो कि पूछा गया है 6th जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको पूछा गया था। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो इसका उत्तर होगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत का जो स्थलीय सीमा है उसका लंबाई है 15,200 किलोमीटर। यहाँ पर और एक सवाल बन सकता है कि जो भारत का समुद्री तट की सीमा कितनी है, या फिर समुद्री तट रेखा जो है उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका क्या उत्तर होगा, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई 7500 किलोमीटर है, 7,500 किलोमीटर है। 7500 किलोमीटर भारत की तटरेखा, जो समुद्र तटरेखा की लंबाई है, जबकि जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो भी एक सवाल करेंगे उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे, उससे संबंधित अन्य सवालों को भी देखेंगे, तो इससे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कि कच्छ जिला में है गुजरात के, भारत का पश्चिमी बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे संबंधित जानकारी हम जान सकते हैं कि भारत का उत्तरी सीमा या फिर उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे इस तरह से अगर देखें तो ये मान लीजिए उत्तरी सीमा। ठीक है, तो भारत की उत्तरी जो बिंदु है उसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल याद रखिएगा, इंदिरा कॉल। जबकि जो दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी सीमा को क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है भारत की जो सबसे दक्षिणी सीमा है, इंदिरा पॉइंट, इसको याद रखिए। और जबकि उत्तरी सीमा जो है उसको इंदिरा कॉल। पश्चिमी सीमा, यहाँ पर देखिए पश्चिमी बिंदु हम लोग देख रहे हैं गुहार मोती, कच्छ जिला में गुजरात का है। वहीं जो सबसे पूर्वी है उसको कीबुथी कहा जाता है। ठीक है, कीबुथी याद रखिएगा। और ये देखिए तो ये चारों हो गया, सबसे उत्तरी सीमा, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी, इन सबको याद रखिए, इससे संबंधित जो है आपको सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल क्या है, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय रेखा से कितना आगे है? तो इसका उत्तर होगा 5 घंटा 30 मिनट। भारतीय मानक समय रेखा को अगर देखें तो इसका आप लोग बता सकते हैं कौन सा पूर्वी देशांतर है जिससे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है और किस राज्य से गुजरती है। भारतीय राज्य जो मानक समय रेखा है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है, और भी राज्य हैं जिससे गुजरती हैं, तो मुख्य रूप से यहीं से जो है निर्धारण किया गया भारत का मानक समय को। तो ये इसका उत्तर क्या होगा, 5 घंटा 30 मिनट। ग्रीनविच का जो समय है उससे आगे है भारत का समय। अगला सवाल है, दमन एवं दीव के बीच स्थित है, तो दमन एवं दीव के बीच खंभात की खाड़ी आता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग मैप देखिएगा, जो गुजरात का हिस्सा है यहाँ पर, तो ये खंभात की खाड़ी में दमन एवं दीव जो है अलग अलग जगह हैं और उनके बीच में है खंभात की खाड़ी, तो इसको भी यहाँ पर याद रखिएगा।
अगला सवाल है, किस राज्य की समुद्री तट रेखा की लंबाई सबसे कम है? तो इसका उत्तर क्या होगा? गोवा। गोवा राज्य की जो है सबसे कम है समुद्री तट रेखा की लंबाई। ठीक है, इस तरह से अगर देखें भारत का मैप जो है इस तरह से, तो इधर देखें तो ये पूरा क्या है, हिंद महासागर का एरिया है, ये आपका जो है अरब सागर है इधर, और इधर आपका आ जाएगा बंगाल की खाड़ी। एक तरफ है अरब सागर, जो भारत का पश्चिमी सीमा है उधर है अरब सागर, जबकि जो पूर्वी सीमा है वहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर देखें तो गोवा जो है, तो गोवा इस यहाँ पर होगा, तो ये राज्य जो है सबसे कम जो है समुद्री तटरेखा की लंबाई है। जैसा कि हम लोग देखें यहाँ पर और एक सवाल जो था उसमें कि भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई, कुल लंबाई, टोटल लंबाई कितना है? लगभग जो है 7500 किलोमीटर है। और यहाँ पर अगर देखें तो सबसे जो समुद्री सीमा है यहाँ पर हमने देखा कि सबसे जो कम लंबाई तो वो होगा गोवा, जबकि सबसे अधिक लंबाई किसकी समुद्री तटरेखा की? तो इसका उत्तर आप लोग को पता होना चाहिए, गुजरात। ठीक है, गुजरात की जो समुद्री तटरेखा की लंबाई है वो सबसे अधिक है गुजरात राज्य की। गुजरात और गोवा ये दोनों को याद रखिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, भारत के कितने राज्य स्थलबद्ध हैं? इसको हिंदी में जैसे स्थलबद्ध तो इंग्लिश में लैंड लॉक्ड कहा जाता है। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री या फिर राज्य होता है। तो इसका उत्तर है 5 राज्य जो है स्थलबद्ध है। स्थलबद्ध राज्य कहने का मतलब है कि जिसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है और वो चारों तरफ से जो है लैंड से या फिर अन्य राज्यों से ही घिरा हुआ है। ठीक है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हम लोग का झारखंड राज्य है वो भी क्या है, एक लैंड लॉक्ड या फिर स्थलबद्ध राज्य है। 5 राज्य आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एक झारखंड है, ठीक है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। तो ये सब क्या राज्य हैं जो स्थलबद्ध हैं, जिसकी सीमा जो है कोई भी समुद्र तट से नहीं सटती है और चारों तरफ से वो क्या है, स्थल से घिरा हुआ है। तो इसीलिए जो है ये स्थलबद्ध 5 राज्य है, हरियाणा है, झारखंड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, जो कि स्थल सीमा से ही जुड़ा हुआ है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल क्या है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, और इसके साथ साथ और भी रेखाएं जो है मैकमोहन रेखा है या फिर रेड क्लिफ रेखा है। तो उन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, जबकि जो रेड क्लिफ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, रेड क्लिफ हो गया भारत पाक, इंडिया पाकिस्तान, और जबकि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चाइना के बीच में है। अगला है, भारत के अंडमान निकोबार एवं म्यांमार के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कोको जल संधि। यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि भारत के बीच और म्यांमार के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? तो कोको जल संधि। ठीक है, और एक सवाल इससे संबंधित देख सकते हैं, जैसे श्रीलंका और भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, भारत और श्रीलंका जो पड़ोसी देश है भारत, उनके बीच कौन सा जो जल संधि है? तो इसको कहा जाता है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि। देखिए पाक नाम है लेकिन ये पाकिस्तान से संबंधित नहीं है, इसको याद रखिएगा। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, या फिर यहाँ पर मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी या फिर पाक जल संधि दोनों भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो इसको याद रखिए। और भारत और म्यांमार के बीच ये इंपॉर्टेंट है, कोको जल संधि है। अगला है, अब देखिए ये मुख्य रूप से जो भारत के सामान्य परिचय है उसके बारे में हम लोग सवाल को देखें। अब जो भूगर्भिक संरचना के बारे में है उससे संबंधित कुछ सवालों को देखते हैं। जैसे पहला है, भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं तो अवसादी चट्टानों में। ठीक है, चट्टानों को हम लोग जानते हैं, बहुत जो प्रकार के चट्टान हैं, तो उसमें जो पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर डीजल जो होता है, तो पेट्रोलियम पदार्थ जो कहाँ से मिलता है? अवसादी चट्टानों में। ठीक है, अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद है, ग्रेनाइट चट्टान की प्रमुख विशेषता है जीवाश्म रहित होना। अवसादी चट्टान जो होता है ये क्या होता है? ये इसमें जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, जीवाश्म से इसका निर्माण होता है और इसी कारण इसमें जो है पेट्रोलियम पदार्थ की उपस्थिति होती है। लेकिन ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से नदी के द्वारा अपर्दन की क्रिया, और जो अवसाद नदी ले जाता है उनको जब निक्षेप होता है तो अवसादी चट्टान बनता है। लेकिन जो ग्रेनाइट चट्टान है ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा मुख्य रूप से बनते हैं, तो इसमें जीवाश्म नहीं होता और इसलिए इसमें जो पेट्रोलियम पदार्थ
आदि जो है नहीं मिलता है। ये जीवाश्म नहीं होता है, इसलिए पेट्रोलियम पदार्थ इसमें नहीं पाया जाता है। तो ग्रेनाइट चट्टानों को जीवाश्म रहित चट्टान भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और ये अवसादी चट्टान जो कि पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। अगला सवाल है, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, मतलब कौन से काल में निर्माण हुआ है? तो क्रिटेशियस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप जो कि भारत का जो मुख्य रूप से देखिए ये वाला इलाका जो प्रायद्वीपीय भारत का इलाका, तो ये आपका जो है क्रिटेशियस काल में बना है। इसके बाद शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। इस सवाल को देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में या फिर सेनोजोइक काल में हुआ है। शिवालिक श्रेणी देखिए हिमालय का जो भाग है, ठीक है, हिमालय जो है तो उसको बांटा जाता है, उसी में से एक है शिवालिक श्रेणी। जैसे अगर उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम आएँ तो किस प्रकार से बांटा जाता है हिमालय को? जैसे सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, फिर आता है बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक श्रेणी भी आता है, ठीक है। इसको सबसे नवीन भाग कहा जाता है, हिमालय का सबसे नवीन भाग है शिवालिक श्रेणी, और नीचे वाला हिस्सा होता है, और ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो इलाका है उसमें शिवालिक श्रेणी, और इसका निर्माण कब हुआ है? सेनोजोइक काल में। तो इसको यहाँ पर आप लोग याद रखिए, इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। अगला है, धात्विक खनिजों के भंडार की दृष्टि से सबसे प्रमुख चट्टानी संरचना है। तो धारवाड़ चट्टानें जो हैं ये धात्विक खनिजें पाई जाती है सबसे अधिक धारवाड़ चट्टानों में, और इसलिए ये महत्वपूर्ण जो है धारवाड़ चट्टानें, ठीक है। और भी चट्टान हम लोग देखते हैं, जैसे कुडप्पा संरचना है, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानें, तो वो भी अलग अलग महत्व के। जैसे विंध्यन चट्टान जो है, विंध्यन कर्म का जो चट्टान है वो मुख्य रूप से बालू पत्थर या फिर चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, जबकि धारवाड़ चट्टानें क्या है? धात्विक खनिजों के लिए जानी जाती है। धात्विक खनिज यानी कि जिसमें धातु होता है उसको धात्विक खनिज कहते हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, और इसी को K2 भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। देखिए आप लोग कंसेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, न केवल उस सवाल को बना रहे हैं बल्कि उससे संबंधित और भी जानकारी को देख रहे हैं, तो इससे क्या है कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए गॉडविन ऑस्टिन जो है इसको K2 इसी को कहा जाता है, ठीक है, इसी को K2 कहा जाता है। और ये है कहाँ? ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से जो हिमालय में जम्मू कश्मीर का जो भाग है, लद्दाख का एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर के भाग को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। और वहीं पर है गॉडविन ऑस्टिन जो K2 चोटी, ये अभी देखें तो POK का जो इलाका है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पर स्थित है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी ऊंची चोटी सबसे क्या है तब? कंचनजंगा, ठीक है। कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, लेकिन इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, वो गलत है। यहाँ पर सही यही है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको K2 भी कहा जाता है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। विश्व स्तर पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो तो जानती ही है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। अगला है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ये काराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है काराकोरम रेंज, ये सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे भारत और चीन के बीच भी तनाव का मुद्दा यहाँ पर बना था, तो इसको याद रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है, हिमालय का ही भाग है काराकोरम श्रेणी। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है नंदा देवी, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसको भी याद रखिए। जैसे सब कोई तो जानता है कि भारत की मान लीजिए जो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, तो वो पूछा भी नहीं जाएगा उतना आसान सवाल। यहाँ पर इस तरह सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये नंदा देवी है। पहला और दूसरा को हम लोग देख लिए, पहला क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है, जबकि दूसरा है कंचनजंगा, और तीसरा है नंदा देवी। और ये कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में आपका नंदा देवी है। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में है, और जो गॉडविन ऑस्टिन है K2 वो POK का जो एरिया है वहाँ पर है। अगला है, गोंडवाना कर्म की चट्टानें प्रसिद्ध है कोयले के निक्षेप के लिए, ठीक है। कोयला सबसे अधिक गोंडवाना कर्म के चट्टानों में ही पाया जाता है। कहा जाता है लगभग 70 से 80% जो कोयला है गोंडवाना कर्म की चट्टानें, और ये मुख्य रूप से कहाँ है? झारखंड छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वहाँ पर
तो झारखंड में भी गोंडवाना कर्म की चट्टानें प्रमुख है और ये क्या है, कोयले के निक्षेप के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये था सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक टॉपिक दो टॉपिक हम लोग लेंगे और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडी फॉर जेपीएससी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग बताइए वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके, फिर हम लोग आगे जो है इसमें और सुधार भी करेंगे और दूसरा जो अलग सब्जेक्ट है उसका भी जो है लाया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पीटी के लिए, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।